नमस्कार, मैं लोकेन सिंह दूरदर्शन के साहित्य सृजन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं युवा लेखक सुरेश त्यागी की पुस्तक उपन्यास छूटते किनारे पर। हम चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले हम आज के अपने अतिथि का परिचय आपसे करा देते हैं। सुरेश त्यागी मूलतः नरसिंहपुर के रहने वाले हैं। आप कविताएं भी लिखते हैं और कोरोना काल में आपकी रिकॉर्ड की हुई एक कविता बहुत वायरल हुई थी। दरअसल उस कविता में एक संवल था जो लोगों को थोड़ा संवल देने वाला भाव था, जिसने लोगों को हौसला दिया। इसके अलावा आप अनुवाद के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, कहानियां भी आपकी लगातार प्रकाशित होती हैं देश भर में। आपके लेखन में जो गहरी संवेदना एक दिखाई देती है, उसका जो कारण मुझे समझ आता है वो ये कि आप लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। तो इस कार्यक्रम में सुरेश त्यागी जी का हम स्वागत करते हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लोकेन जी। तो चर्चा में हम बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो उपन्यास है ये छूटते किनारे, युवाओं को केंद्र में रख करके आपने ये उपन्यास लिखा है। इसके पहले भी आपका एक उपन्यास आया था, ए फितूर और कश्मीरियत, उसमें भी युवा केंद्र में थे और दोनों ही प्रेम कहानियां हैं। लेकिन आपके उपन्यास में, आपकी कहानियों में जो प्रेम दिखता है उसमें एक गंभीरता है, उसमें एक सौंधी सुगंध है, उसमें नायक प्रेमी तो इस युग के दिखाई देते हैं, आधुनिक समय के, लेकिन उनके बीच का जो भाव है, प्रेम है, उसमें एक गंभीरता है, समर्पण है, त्याग है, एक दूसरे का सम्मान है। तो ये जो कहानी आप चुनते हैं, ये कहाँ से चुनते हैं, इसके पीछे की प्रेरणा क्या है? वास्तव में आपने कहा, लंबे समय से सामाजिक जीवन में सक्रिय रहा हूँ। लगभग 2008 से लेकर आज 2023 है। तो समाज में अधिकतर युवाओं से ही मिलना जुलना होता है, युवाओं के बीच में ही रहना हुआ है। तो आज हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी संबंध हो, चाहे बेटे का अपने माँ से हो, चाहे पिता का अपने बेटे से हो, एक युवक और युवती का हो, आपस में मित्रों का संबंध हो, वो संबंध के जब आप मूल में जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रेम ही आपको देखने को मिलेगा। संबंधों की घनिष्ठता प्रेम के आधार पर ही तय रहती है, नहीं तो वो संबंध में जीवटता नहीं बचती है। तो इसलिए मेरे जो दोनों उपन्यास हैं उनका आधार ही प्रेम है। और जब आप देखेंगे कि जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि युवा कैसे अपने जीवन के अनेक अनेक कालों से निकलता है, चाहे उसका बचपन हो, चाहे युवावस्था हो, उसको अनेक प्रकार के लोगों से अनेक प्रकार का प्रेम मिलता है। पहले माँ का प्रेम, फिर मित्रों का, फिर पिता का। तो आप देखेंगे प्रेम के इर्द गिर्द ही आपको पूरी कहानियाँ मिलेंगी। और प्रेरणा, वास्तव में प्रेरणा समाज से ही मिली है किताबें लिखने की। कहीं ना कहीं ऐसा मन में था कि ये जो किताब हो वो अधिकतर युवाओं की कहानी होना चाहिए, हर युवा उससे जुड़ा हुआ महसूस हो। तो आसपास देखे हुए, क्योंकि आपको पता है एक लेखक जो भी लिखता है वो मैक्सिमम समाज में देखा हुआ ही लिखता है। समाज की देखी हुई घटनाओं को अपनी कल्पनाओं में ढाल के वो एक किताब के रूप में समाज के सामने ही प्रस्तुत करता है। तो समाज में अपने कुछ लोगों के बीच में जो घटनाएं देखी, उन्हीं से प्रेरणा ली और उन्हीं को संजो के एक किताब के रूप में समाज के सामने लेके आने का एक प्रयास किया है। समाज में, यानी आपने जिस समय कॉलेज किया होगा या समाज में काम करते हुए, वहीं से आपने ये कहानियाँ, किरदार चुने हैं? बिल्कुल, स्कूल से, कॉलेज से, बचपन से, जो आसपास जो लोग देखे, मित्र देखे, जैसा माहौल, उससे जुड़ा हुआ। बढ़िया। अच्छा, कई बार शीर्षक को लेकर के भी उपन्यास के लोगों का ध्यान जाता है, क्योंकि पहली बार में वही आकर्षित करता है पाठक को। तो आपने इस उपन्यास का शीर्षक छूटते किनारे क्यों रखा? इसके पीछे का भाव क्या है? कई बार ऐसा लग रहा है कि ये इसी में ऐसा दिख रहा है कि कहानी प्रेम में बिछोह के, यानी ब्रेकअप जैसा कहानी। नहीं, बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। पर आप जब शीर्षक देखेंगे छूटते किनारे, तो एक प्रत्येक व्यक्ति की ये कहानी है। कैसे एक व्यक्ति अपने शिशु अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक जाता है, तो वो कई प्रकार की अवस्थाओं से होकर निकलता है, चाहे उसकी बाल अवस्था हो, युवा अवस्था हो। जैसे मानव का जीवन एक नदी के समान है, एक किनारे को छोड़ के दूसरे किनारे पे वो आगे बढ़ता है, अंत में जाके सागर में मिल जाता है। तो वैसे ही एक युवक पे केंद्रित करके किताब है, कैसे वो अपने बचपन से निकलता है, युवा अवस्था में आता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो एक किनारे छोड़ के वो दूसरे किनारे पे स्विच होता है, उसको लेके ये किताब है। अच्छा, जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा तो मैं एक एक किरदार से जुड़ा, मैंने एक एक किरदार को देखा। आपने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी बारीकी से एक एक किरदार को गढ़ा है अपने उपन्यास में। उसके चरित्र को भी आपने दिखाया, उसकी भाषा शैली कैसी है, उसमें भी अंतर नज़र आता है।
तो क्या आप हमारे दर्शकों से अपने इन किरदारों का परिचय कराना चाहेंगे? बिल्कुल। आप जो उपन्यास आपने पढ़ा होगा, आपको 6, 7, 8 मुख्य किरदार आपको मिले होंगे। उसमें जो उपन्यास का जो मेन नायक है हमारे, उसका नाम है वायु, और उसके कुछ 4-5 दोस्त हैं। उसमें एक कुश है, यश है, आदि है। एक उसमें नायिका बोलें या एक युवती का जीवन में उसके प्रवेश होता है, उसका नाम सुहाना है, उसके माता हैं, उसके पिता हैं। तो ये 8-10 पात्रों के इर्द गिर्द आपको पूरी उपन्यास आगे बढ़ती हुई मिलेगी, और इन्हीं के संवादों के माध्यम से एक पूरी कहानी रची है, और जो प्रारंभ से लेके अंत तक आपको कई सस्पेंसों से गुजरते हुए लेके जाती है। तो इसमें ये जो वायु का किरदार है वो बहुत गजब का आकर्षक है। थोड़ा उलझा हुआ भी दिखता है तो सुलझा हुआ भी दिखता है, कभी थोड़ा अल्लड़पन भी उसके भीतर दिखता है। तो ये किरदार आपने कहाँ से चुना, कैसे इसको गढ़ा, कहाँ मिला आपको ये किरदार? वास्तव में किरदार कहीं मिला नहीं, वो तो कई युवाओं में देखा है। जब हम स्कूल में थे तो हमारे आसपास के साथ वाले मित्र कैसे होते थे, उनमें बचपना भी होता था, हंसी मजाक भी होती थी, तो कहीं गंभीरता भी आती थी, तो कहीं लड़कपन भी आता था। तो इन सभी घटनाओं को, इन सभी देखे हुए कल्पनाओं को, अपने चित्रों को एक उसमें संजो के ही एक किरदार एक बनाया है, जो हर अवस्था में कहीं ना कहीं पढ़ने वाला व्यक्ति अपने बचपन से भी कनेक्ट करेगा, अपनी युवावस्था से भी कनेक्ट करेगा, और प्रोफेशनल ज़िंदगी में है तो उसको वहाँ भी कनेक्ट करेगा कि हाँ, जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये कठिनाइयाँ व्यक्ति को देखने को मिलती है। जी। तो मेरे को एक अच्छा वो प्रसंग याद आता है। दरअसल क्या है, लेखक जब भी कुछ लिखता है तो लेखक की विशेषता है कि वो पर काया प्रवेश करता है, किरदार को समझता है, उसके भाव को समझता है, कल्पनाएं करता है, वो किरदार के बारे में कल्पनाएं करता है, उसके आधार पर लेखन करता है, यथार्थ भी लिखता है। जैसे आपने समाज में से बहुत सारी चीज़ों को चुना और उनको प्रस्तुत किया, साथ में उसमें कल्पनाओं का पुट मिलाया। तो मैं एक बार एक साक्षात्कार पढ़ रहा था श्रीलाल शुक्ल का। तो उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास, व्यंग उपन्यास है राग दरबारी, उसके लेखन के संदर्भ में उनका वो वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि जब मैं इस उपन्यास को लिख रहा था, इसके किरदारों को गढ़ रहा था, तो उसका असर उनके जीवन पे हुआ। तो जैसे वो भोजन करने साथ में बैठे हैं, परिवार के साथ में बैठे हैं, रिश्तेदारों के साथ में बैठे हैं, तो उसमें किरदारों की भाषा थोड़ी सी कई जगह थोड़ी रफ है, तो उनके मुंह से कई बार वो शब्दावली निकल जाती थी बैठे बैठे रिश्तेदारों के बीच में, कई बार उस तरह का भाव प्रकट हो जाता था। तो उनके रिश्तेदारों ने और घर वालों ने भी टोका। तो अंत में उन्होंने क्या किया कि अपना एक अलग से घर किराए पे लिया और वहाँ बैठ करके उन्होंने उस उपन्यास की रचना की, उसे पूर्णता प्रदान की। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो किरदार हैं वो आपके व्यवहार में दिखाई दिए हों? बिल्कुल, ये तो एकदम वास्तविकता है कि जब भी कोई लेखक कोई उपन्यास लिखता है या कोई कविता लिखता है या कोई, और खासकर जब हम कोई लंबी कहानी लेके चलते हैं जो हम अपनी कल्पनाओं से गढ़ते हैं, तो उसके कैरेक्टर में जब तक लेखक प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसके लिखने के लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। मुझे इस उपन्यास में तो नहीं, पर 2018 में इसके पहले जो उपन्यास आया था उसका आज तक मुझे याद है कि एक नदी के किनारे पे एक घाट का पूरा विवरण लिखना था, वहाँ मुलाकातों का एक पूरा जिक्र लिखना था। तो उस माइंड ऑफ जोन में जाने के लिए, उस माइंड फ्रेम में जाने के लिए कि वहाँ कैसे लिखना है, नदी कैसे बहती है, कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लेखक को उस जोन में जाना पड़ता है, उस प्रकार की चीज़ों के निकट जाना पड़ता है, तब वो सोच पाता है, तब वो लिख पाता है। कहीं ना कहीं उस माइंड फ्रेम में लेखक को जाना ही पड़ता है, बिना उसके लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो आपका उपन्यास है नया आया छूटते किनारे, तो इसके थोड़ा कहानी के बारे में, पूरी कहानी नहीं बताइएगा, थोड़ा सस्पेंस आपने उपन्यास में भी क्रिएट किया है। मैं देखता हूँ कि पहले ही अध्याय में आपने उस अध्याय का ऐसी मोड़ पे छोड़ा जहाँ से पाठकों की रुचि बढ़ जाती है उस कैरेक्टर को समझने, उसको जानने के लिए, और वो पूरे समय तक आपके उपन्यास में बना रहता है। तो थोड़ा सा कहानी के बारे में जितना आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उनको भी थोड़ा सा रुचि जागे इस उपन्यास को पढ़ने की। जी, कहानी टोटली एक युवा के जीवन पे डिपेंड है, एक युवक के जीवन पे, उसके बचपन से लेके उसके युवा अवस्था तक के अनेक घटनाक्रम, कैसे वो समाज में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपनी स्कूलिंग कैसे कंप्लीट करता है, कॉलेज के कुछ खट्टे मीठे अनुभव के साथ उसका जीवन कैसे आगे बढ़ता है, फिर प्रोफेशनल ज़िंदगी में जब वो आगे बढ़ता है तो उसको क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। और उस उपन्यास के अंत तक एक कहीं ना कहीं सीख देने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति को
कुछ चीज़ें समय रहते कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सी चीज़ें उसके जीवन में छूटती चली जाती हैं। तो ये एक उपन्यास का मुख्य मैसेज है जो हम अपने दर्शक या अपने पाठकों को आज यहाँ इस मंच से देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। यानी अगर आप कुछ चीज़ों को पाना चाहते हैं तो अपने जीवन को भी उस तरह से थोड़ा व्यवस्थित करते हुए चलना चाहिए, यही उस उपन्यास का एक सार जैसा है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक अगला प्रश्न मेरा है जो आज के दौर में बहुत मौजूद है कि आज के युवा के पास बहुत सारे माध्यम हैं मनोरंजन के लिए। वो उसके सामने सिनेमा है, लगातार नई नई फिल्में आ रहे हैं, नए नए डॉक्यूमेंट्री भी आ रही हैं। इसके साथ साथ ओटीटी के रूप में एक बड़ा माध्यम आ गया जो युवाओं का ही माध्यम कहा जा रहा है, जिसमें जो युवाओं के साथ बहुत जिसने तादाद में बना लिया है। ऐसे समय में इसके अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनमें उसकी संलग्नता बढ़ गई है, उसका गतिविधि बढ़ गई है। तो ऐसे में साहित्य उनके जीवन में कितना है, परंपरागत तरीके से साहित्य पुस्तकों के रूप में, काव्य गोष्ठियों के रूप में, इस तरह से, और युवाओं के लिए साहित्य क्यों उनको पढ़ना चाहिए परंपरागत ढंग से पुस्तक के रूप में, थोड़ा इस विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने बहुत ही वास्तविक प्रश्न पूछा है जो आज कहीं ना कहीं हम आम तौर पे देखते हैं। मनोरंजन के साधन बहुत व्यापक हो गए हैं, खासकर जब से सोशल मीडिया आया है। जब से सोशल मीडिया का उदय हुआ है तब से हर प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, 50 प्रकार के प्लेटफॉर्म और 50 प्रकार का उनमें आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है साधन बढ़ने के साथ युवाओं में साहित्य को लेकर रुचि भी बढ़ी है। आप युवाओं के मोबाइल देखेंगे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, आज युवा बहुत बड़ी मात्राओं में कविता सुनने में अपना समय बिताता है। बड़े बड़े लेखकों की कुछ पन्ने, कुछ अच्छे लिखे हुए पन्ने आपको देखेंगे अक्सर सोशल मीडिया में फ्लोट होते हुए दिख जाएंगे। अच्छी कविताएं, 2 लाइनें, 4 लाइनें आपको अक्सर सोशल मीडिया में युवाओं द्वारा गुनगुनाते हुए, देखते हुए, रिकॉर्ड करते हुए मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं साहित्य की तरफ युवाओं का केस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर उसका एक दूसरा पक्ष भी है कि कहीं ना कहीं एक जो परंपरागत जो किताब पढ़ने का जो प्रचलन था युवाओं के बीच में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होते आपको दिखेगा। थोड़ा पहले गोष्ठियाँ भी होती थी, कहानी गोष्ठी है, कथा गोष्ठी हो रही है, कविता गोष्ठी है, उसमें युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी रहती थी, उपस्थिति अच्छी रहती थी। आपको लगता है कहीं उसमें भी कमी आई है ये सोशल मीडिया में उसकी सक्रियता बढ़ने के कारण से? ये बात आपने ठीक कही कि आज का युवा कविताएं डालता है, स्टेटस पे लगाता है, लेकिन इस इतने भर से तो साहित्य से नहीं जुड़ता, क्योंकि साहित्य से जुड़ने के लिए, क्योंकि पुस्तक वो 2 लाइनें उठाई उसने, लेकिन कवि ने कविता लिखी है, उसके पीछे एक एक लाइन के पीछे, एक एक शब्द के पीछे भाव होता है, कोई एक दृश्य उपन्यास का है, कहानी का है, तो उसको रचने में उसको अनुभव लगता है। जब वो उससे जुड़ता है, वो पूरी उपन्यास पढ़ता है, पूरी कहानी पढ़ता है, 1-2 लाइन उठाने की अपेक्षा, तो उसका एक संस्कार बनता है, उस पर उसका प्रभाव बनता है, एक अनुशासन उसके जीवन में साहित्य के माध्यम से आता है। तो इस दिशा में युवाओं को कैसे लेके आ सकते हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे आज भी याद है, पहले जब सोशल मीडिया इतना युवाओं के बीच में प्रचलित नहीं था, तब कभी भी कोई नया उपन्यास आता था तो युवाओं में एक चर्चा का विषय बनता था, यार आपने ये किताब पढ़ी क्या, आपने ये उपन्यास पढ़ा क्या? हाँ। आज उस चीज़ में बहुत कम देखने को मिलता है युवाओं के बीच में चर्चा का विषय साहित्य है क्या, ये कौन सी नई किताब आई है, इस किताब में क्या अच्छा है। मतलब रिकमेंडेशन किताबों का बहुत कम हो गया युवाओं के बीच में। कहीं ना कहीं वो आभासी दुनिया सोशल मीडिया में युवा सिमटता हुआ सा नजर आता है। तो पुस्तक परिचर्चा युवाओं के बीच में अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए, युवा अधिक से अधिक किताबें पढ़ें, इस चीज़ के ऊपर आज भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि किताब ही ज्ञान का मूल आधार होता है। एक कोई भी किताब, कोई लेखक अगर कोई किताब लिखता है तो उसमें उसका बहुत अनुभव होता है, वो कई रिसर्च करता है, कई प्रकार की कल्पनाएं गढ़ता है, तब जाके एक किताब लिखता है। तो युवा जितना अधिक किताबें पढ़ेगा उसका जीवन उतना अधिक अनुभवों से फुलफिल होगा, तो कहीं ना कहीं वो उसके जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहायक होगा। बहुत अच्छा। इसी कार्यक्रम में एक काव्य संग्रह पे मैंने चर्चा की थी, रक्षा चौबे जी का वो काव्य संग्रह है, सहसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मुझे याद आया, वो 2 लाइनर 4 लाइनर की बात करी, तो उसकी 2 लाइन उठा करके आप बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी वो कविता। उनकी कविता को जब आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक क्रांतिकारी भाव पैदा करती हैं। तो ऐसी वो कविताएं उसमें हैं, तो उसकी चर्चा भी हमने इस कार्यक्रम में की थी।
उनके साथ जैसे आपसे चर्चा कर रहे हैं वैसे उनसे की थी। अच्छा, एक बड़ा लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला भी हो सकता है, जो हम चाहते हैं कि युवा सब काम करते हुए भी साहित्य से जुड़े। तो इसलिए चूंकि आपका सामाजिक क्षेत्र में बड़ी सक्रियता है, बहुत सारा समय आपका उसमें जाता है, तो आप ये सामाजिक क्षेत्र के साथ और लेखन के साथ कैसे संतुलन बिठाते हैं, कैसे लेखन और अध्ययन के लिए समय निकालते हैं? तो थोड़ा हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बताएंगे ताकि वो भी ऐसा कर सकें। किसी भी पैशन के लिए व्यक्ति को जीवन में फोकस तो होना ही पड़ता है, चाहे वो लेखन का क्षेत्र हो, पेंटिंग का क्षेत्र हो, किसी प्रकार की आर्ट का, क्रिएटिविटी का क्षेत्र हो। व्यक्ति की लाइफ में जब तक डिसिप्लिन नहीं होता, वो जीवन में किसी चीज़ को समाज के सामने नहीं ला सकता। तो इतनी व्यस्तता के बावजूद, सामाजिक जीवन में होने के बावजूद, बहुत लोग कई प्रोफेशन में रहते हैं, कोई इंजीनियर रहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, कोई बिजनेसमैन रहता है, उसके बावजूद भी वो अपने पैशन के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो वो अपने दिन भर की दिनचर्या में कहीं ना कहीं 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालते ही हैं, जिसमें वो अपने पैशन के लिए जीते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के लिए जीते हैं। तो सभी युवाओं से भी यही आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि आपका जो पैशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको हमें बचा के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए, और डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय उसके लिए अलग से निकालना ही चाहिए। जी, बहुत अच्छा संदेश आज की पीढ़ी के लिए है, जो ये अक्सर ये कहती है कि समय नहीं है। समय सबके पास वही 24 घंटे हैं जो आपके पास हैं। तो आप जिस रचना, आपकी जो विधा है, जिस क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं, उसको आप अपनी पूजा की तरह इस्तेमाल कीजिए, उपयोग कीजिए, उसको पूजा बना लीजिए। जैसे आप भगवान की आराधना करने के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही अपने रचनात्मक विधा के साथ जुड़े रहने के लिए थोड़ा समय देना प्रारंभ कीजिए। तो एक और प्रश्न है, क्योंकि आपके अभी तो दोनों उपन्यास हैं, कुछ कविताएं भी मैंने आपकी पढ़ी हैं। ज़्यादातर कविताओं में तो फिर भी मैंने देखा कि सामाजिक मुद्दे भी हैं, समकालिक मुद्दे भी हैं, ज्वलंत प्रश्नों पर भी आपने कविताएं लिखी हैं। लेकिन आपके दोनों उपन्यास कहीं ना कहीं युवा और प्रेम दोनों के को केंद्र में रख करके रचे गए हैं। तो हमारे दर्शकों को, पाठकों को आपकी अगली कृति के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी होगी, और क्या उनका भी केंद्रीय भाव प्रेम होगा? जी, ये किताब तो एक मैं संयोगी बोलूँगा इसको। बहुत लंबे समय से 4-5 सालों से ये किताब पेंडिंग पड़ी हुई थी, और लगातार अभी 2 किताबों पे, एक स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पे युवा दिवस के पहले लाने की कोशिश है, और एक समुद्रगुप्त पे पिछले 2 साल से रिसर्च चालू है, और इस पर एक कहानी के तौर पे उस किरदार को समाज के सामने लाने की कोशिश है। तो ये किताब तो एक संयोग है जो अचानक इन 2 किताबों के पहले आ गई। इस साल आपको 2 नवीन किताब देखने को मिलेंगी जो प्रेम पे आधारित नहीं होंगी, मतलब प्रेम से ऐसा कोई वो नहीं है, पर एक अलग विषय पे आपको 2 नई किताबें इस साल देखने को मिलेंगी। तो हम आपको बधाई भी देंगे, शुभकामना भी, कि आप इन दोनों विषयों पर भी पुस्तकें लेकर आएंगे और युवा के साथ फिर जुड़ेंगे आप, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो युवाओं के नायक हैं, बिल्कुल, उनके आदर्श हैं। अच्छा, छोटे उपन्यास में आपने स्त्री सशक्तिकरण को भी चित्रित किया है, उसको भी आपने दिखाने का प्रयास किया है। एक महिला कैसे, एक युवती कैसे अपने निर्णय लेती है, कैसे स्वतंत्र सोच रखती है, इसके बारे में। तो ये जो लेखन में नारी सशक्तिकरण की बात है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से दिशा देनी चाहिए? जी, किताब में जो भी कुछ लिखा है वो मात्र कल्पनाएं नहीं है, वो कहीं ना कहीं आंखों देखी घटनाक्रम से भी प्रभावित कुछ चीज़ें हैं। मुझे आज भी याद है 2016 में राजगढ़ ज़िले के में एक तहसील है नरसिंहगढ़, वहाँ किसी कार्यक्रम के निमित्त जाना हुआ था, तो एक कॉलेज में गेस्ट बन के जाना हुआ था। तब वहाँ कुछ बहनें प्रथम की पंक्ति में बैठी थी, तो उनसे ऐसे ही संवाद के दौरान एक प्रश्न पूछा था कि आपके जीवन में समस्याएं क्या हैं। तो उनमें से एक बहन खड़ी हुई और उसने बोला कि भैया हमारे जीवन में तो बहुत अधिक समस्याएं, 10:30 बजे कॉलेज रहता है, 10 बजे तक निकल गए तो घर पे प्रश्न होते हैं कि इतने जल्दी क्यों, कॉलेज आ जाएं तो भाई लोग परेशान करते हैं, 5 से 5:30 बज जाएं तो घर वाले की आप टाइम पे नहीं। तो उसने 50 प्रकार की समस्याएं बताई, और वहाँ कॉलेज में खड़े खड़े आँख से आंसू गिरा के रोने लगी। तो एक देखा हुआ घटना कि हम कहीं ना कहीं वो मन को छू गया, और वो उसी दिन सोचा था कि कहीं ना कहीं किताब के माध्यम से लोगों के बीच लेके आना है। जी, बहुत बढ़िया। आपके साथ चर्चा में बहुत सारे विषय निकले, बहुत सारी बातें निकली जिनके साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं। तो आप इस चर्चा को अभी यहीं विराम देना चाहेंगे?
आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े, हम सबके साथ सहभागी बने इस चर्चा में, उस सब के लिए अपने सब दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। साथ में हमारे अतिथि इस युवा लेखक, छूटते किनारे के उपन्यासकार, उनका भी हम इस चर्चा में आने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।